Hello and welcome to Lecture of Transportation Engineering. We are going to discuss about the vertical alignment. ठीक है, तो क्लासिफाई कर सकते हैं पहला ग्रेडियंट. ठीक है, तो पहला इज वर्टिकल. ठीक है, अब ग्रेडियंट के हमारे 4 पार्ट हैं. सबसे पहला है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट. रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, exceptional gradient and minimum gradient. और वर्टिकल कर्व में है हमारा समिट कर्व एंड वैली कर्व. ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्टिकल अलाइनमेंट जब हम सेट करते हैं कहीं पर भी, तो पहले तो वर्टिकल अलाइनमेंट को हम देख लेते हैं. इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ग्रेडियंट एंड वर्टिकल कर्व में. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ग्रेडियंट और वर्टिकल कर्व के बारे में जो है पढ़ना है. तो जो हमारा जो ग्रेडियंट है, जैसे ये जो पार्ट है इसकी डिजाइनिंग नहीं है, इसके बारे में हम बेसिकली देखेंगे कि ये सब क्या होती है. वर्टिकल कर्व में हमें समिट कर्व एंड वैली कर्व की डिजाइनिंग पढ़नी है. ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है आपका कि ग्रेडियंट क्या होता है. तो हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस वर्टिकल कर्व में हम लोग इसकी डिजाइनिंग को पढ़ेंगे, समिट एंड वैली कर्व की. तो सबसे पहले होता है कि हमारा ग्रेडियंट क्या है. तो ग्रेडियंट होता है हमारा रेट ऑफ राइज एंड फॉल विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल. जैसे मान लीजिए कि आपका कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ठीक है, तो हम इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई भी राइज या फिर कुछ भी फॉल, मतलब इस सरफेस से अगर हम इसको देखें तो इतना राइज है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे इतना फॉल है. तो हम ग्रेडियंट को कह सकते हैं कि रेट ऑफ राइज एंड फॉल विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो हो जाएगा हमारा क्या, ग्रेडियंट. ठीक, अब ग्रेडियंट के हमारे 4 पार्ट हैं. पहला पार्ट है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट. तो अभी हम ये देखेंगे कि रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल एंड मिनिमम ग्रेडियंट को हम कहाँ पर कब प्रोवाइड करते हैं. तो रूलिंग ग्रेडियंट जो है हमारा, इसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं डिजाइन ग्रेडियंट. तो जो भी हमारा डिजाइनर होता है, जैसे रोड को जो भी डिजाइन करना होता है, वो इसी के लिए डिजायरेबल होता है, रूलिंग ग्रेडियंट को लेकर ही वो डिजाइन करता है. ठीक है, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है. जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, जैसे मान लीजिए कि हम जो डिजाइनर है वो एक रूलिंग ग्रेडियंट पे वो उसको डिजाइन करना चाह रहा है. ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट हमारा कहलाता है कि मैक्सिमम ग्रेडियंट. ठीक है, मैक्सिमम ग्रेडियंट जो कि डिजाइनर जो है वो डिजाइन करना चाहता है एक वर्टिकल प्रोफाइल को एक रोड पर, तो वो कहलाता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट. ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम ग्रेडियंट है विद इन विच द डिजाइनर वांट्स टू डिजाइन द रोड ऑफ द वर्टिकल प्रोफाइल, वो कहलाएगा हमारा क्या, रूलिंग ग्रेडियंट. ठीक, अच्छा, लिमिटिंग ग्रेडियंट जैसे क्या होता है कि जब हम रोड कंस्ट्रक्शन में होते हैं और जैसे मान लीजिए हम ग्रेडियंट डिजाइन कर रहे हैं, तो कभी कभी ग्रेडियंट के डिजाइन की वजह से जाहिर सी बात है कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमारा राइज एंड फॉल आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ जाता है. तो अगर मान लीजिए कि रूलिंग ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर भी जिस भी वर्टिकल प्रोफाइल पे हम जो मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी हमारा एनॉर्मस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है हम उसको मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें. तो कहीं कहीं पर अगर हमें ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम कर सकते हैं तो हम उस कॉस्ट को क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट.
तो लिमिटिंग ग्रेडियंट हो गया हमारा कि जो हम एनोमरस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट का यूज करते हैं, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का मतलब कि अगर हमने ग्रेडियंट कहीं पे बहुत ज्यादा दे दिया है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है हमारा और वो बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, जहां पर हमें हमें ज्यादा राइज मतलब एक्सेप्शनली ग्रेडियंट हम उसको दे रहे हैं, ज्यादा ग्रेडियंट दे रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है देना, क्योंकि वहां पर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो वहां पर हम एक्सेप्शनल टाइप ऑफ ग्रेडियंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका हिली रीजन है या कुछ भी ऐसा वर्टिकल प्रोफाइल हमें सेट करना है जहां पर हमको ग्रेडियंट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अगर हम बहुत ज्यादा ग्रेडियंट दे देंगे तो ऐसे में जो व्हीकल का यहाँ पर मूवमेंट होगा ना, वो बहुत ही कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक लिमिट ये है कि अगर हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो बिल्कुल भी अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो, जहां पर और कोई हमारे पास विकल्प ना हो, तब हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देना मजबूरी है। लेकिन हम इसको 100 मीटर स्पैन से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे, मतलब अगर हम ये मैक्सिमम दे रहे हैं तो 100 मीटर का ही हम लेंथ स्पैन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको फर्दर कंटिन्यू 100 मीटर के बाद नहीं करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एंड देन लास्ट में आता है हमारा मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी रोड प्रोफाइल बना रहे हैं तो हमें मिनिमम टू मिनिमम उतना ग्रेडियंट देना ही देना है। तो वो कौन सा ग्रेडियंट होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई वर्टिकल प्रोफाइल सेट कर रहे हैं तो वहां पर हमें मिनिमम जितना हमें हमें पता है कि जितना हमें देना है उतना मिनिमम हमें उतनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे हमने अभी जो हम लोगों ने रोड के क्लासिफिकेशन भी देखे थे और क्रॉस सेक्शन देखा था, तो हम लोग देख रहे थे कि जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है हम उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो कैम्बर होता है वो भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ राइज पर होता है, ठीक है। तो ये कैम्बर हम लोग इतना रोड पे मिनिमम प्रोवाइड करते ही करते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी हम रेनफॉल हो रहा है, जो भी रेन वाटर आ रहा है या स्टॉर्म वाटर आ रहा है, उसको हम चाहते हैं कि वो ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। तो वो ड्रेन आउट होने के लिए हमें मिनिमम टू मिनिमम कैम्बर के बराबर राइज तो देनी ही पड़ेगी। ये तो हम पहले भी दे रहे थे, यानी कि अगर हम बात करें मिनिमम ग्रेडियंट की तो हमें मिनिमम टू मिनिमम कैम्बर के बराबर ग्रेडियंट प्रोवाइड, अगर मान लीजिए कहीं पर हमारा फ्लैट रोड भी देना है तो फ्लैट पर भी हम कैम्बर के बराबर जो है वो ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि रेन एंड स्टॉर्म वाटर को ड्रेन आउट होने के लिए हमें मिनिमम टू मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये बस इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है कि हम बस इसको जान जाएं कि ये सब क्या क्या चीजें हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इज रेट ऑफ राइज एंड फॉल विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर कितनी ऊंचाई और कितनी गहराई पर हम वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं वो होता है हमारा ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट हमारा 4 तरीके का है, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट को हम डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि वो मैक्सिमम ग्रेडियंट जो कि डिजाइनर जो है वो उस रोड वर्टिकल प्रोफाइल पे देना चाहता है, वो हो जाता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट, और इसीलिए इसको हम डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। लिमिटिंग ग्रेडियंट का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा रूलिंग ग्रेडियंट देने पर इनॉमरस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रहा है, अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम कि रूलिंग ग्रेडियंट ना देकर लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो हमने वहां पर लिमिटिंग ग्रेडियंट दे दिया। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शनली ज्यादा हम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी रोड प्रोफाइल पे वर्टिकल अलाइनमेंट में, पर हम ये तभी देंगे जब अनअवॉइडेबल सिचुएशन होगा, देन उस केस में हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। और उसमें भी कंडीशन है कि जो लेंथ का पैरामीटर है वो हमारा 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लेंथ स्पैन को लेके इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 100 मीटर, ठीक। एंड देन लास्ट में आता है हमारा मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि हमें मिनिमम टू मिनिमम उस वर्टिकल प्रोफाइल पे उतना ग्रेडियंट देना है, और वो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, तो वो मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट ग्रेडियंट के बराबर होगी, क्योंकि जो हमारा ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का मतलब ही होता है क्या कि ग्रेडियंट सॉरी जो हम कैम्बर देते हैं वो कैम्बर हम मिनिमम देते ही देते हैं किसी भी रोड प्रोफाइल पे, सो दैट इट कुड ड्रेन ऑफ द रेन एंड स्टॉर्म वाटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम ग्रेडियंट। तो ये जो पोर्शन है
इसको सिर्फ हमें इतना ही जानना है इसके बारे में, अभी इसमें कोई फर्दर और इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम जो है वर्टिकल कर्व के बारे में पढ़ेंगे, एंड वर्टिकल कर्व में हमारे पास दो चीज़ें हैं, समिट कर्व एंड वैली कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल कर्व से शुरुआत करते हैं। वर्टिकल कर्व में है आपका पहले समिट कर्व, समिट कर्व एंड सेकेंड वन इज वैली कर्व। ओके, तो सबसे पहले समिट कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो समिट कर्व की पहचान क्या है? समिट कर्व का पहले तो एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेस्ट कर्व, क्रेस्ट कर्व, ठीक है। एंड समिट कर्व में एक और बात है, समिट कर्व हमारा इस तरीके का बनता है जिसमें कॉन्वेक्स साइड अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि समिट कर्व इज convex upward and concave downward and concave downward, ठीक है। समिट कर्व में हमारा कॉन्वेक्स साइड अपवर्ड होता है एंड कॉन्केव डाउनवर्ड होता है। देखने में समिट कर्व जो होता है हमारा इस तरीके का होता है। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर हम देखें तो इस पे इतने राइज पर है, ठीक है। ये हमारा एक फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये जो समिट कर्व है हमारा इस तरीके का है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो साइड हुआ आपका कॉन्वेक्स हो गया और ये वाला जो साइड हुआ वो कॉन्केव हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि समिट कर्व इज कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड, क्योंकि ये आपका हाईएस्ट पीक पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट कर्व भी। वैली कर्व को एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं इसको सैग कर्व, सैग कर्व। अब ये जो हमारा वैली कर्व है वो समिट कर्व के ठीक उल्टा है। कैसे इसको देखेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से इतने फॉल पर है, ठीक है, इतने सैगिंग पर है, ठीक। अगर हम इसमें देखें तो हम ये कहेंगे कि इसमें कॉन्केव अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैली कर्व इज concave upward and convex downward ठीक है। दो चीजें हमें याद रखनी है, बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। समिट कर्व हॉरिजॉन्टल सरफेस से राइज में होगा, वैली कर्व हॉरिजॉन्टल सरफेस से फॉल में होगा, ठीक है। समिट कर्व में कॉन्वेक्स साइड अपवर्ड एंड कॉन्केव साइड डाउनवर्ड, वैली कर्व में कॉन्केव अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। अब अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई जैसे ओवरब्रिज है, ठीक है। तो ओवरब्रिज जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उससे कुछ राइज पर होता है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, समिट कर्व है। और अगर वैली कर्व पे आए तो वैली कर्व जैसे मान लीजिए कोई भी आपका अंडरपास बना हुआ है तो वो क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ फॉल में होता है, डाउनवर्ड में होता है, तो वो हो गया हमारा क्या, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समिट एंड वैली कर्व, इसको नोट कर लीजिए। देन हम इसके बाद इसके कुछ कंडीशंस देखेंगे।
ओके, सो मूविंग टू द, कैसे हम समिट कर्व की पहचान करेंगे, किस तरीके से हम निकालेंगे उसके डेविएशन एंगल, क्योंकि जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें हमें डेविएशन एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो हम उस डेविएशन एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे ये कहते हैं कि एक हमारा एक अप ग्रेडियंट है, ठीक है, अप ग्रेडियंट का मतलब जो ग्रेडियंट हमारा ऊपर की तरफ हो, एंड डाउन ग्रेडियंट का मतलब जो ग्रेडियंट हमारा नीचे की तरफ हो। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक अप ग्रेडियंट है, हमने मान लिया कि ये एक अप ग्रेडियंट है जो कि ऊपर की तरफ है ग्रेडियंट, और ये ग्रेडियंट है हमारा, समझ लीजिए क्योंकि अप है तो हम इसको पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हैं, जैसे अप ग्रेडियंट को हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे एंड डाउन ग्रेडियंट को हम लोग नेगेटिव साइन से शो करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक अप ग्रेडियंट है तो हमने इसको एक पॉजिटिव साइन से लिखा हुआ है कि प्लस n1। ओके, उसके बाद से बोल रहा है कि एक डाउन ग्रेडियंट है, ये हमारा हो गया एक डाउन ग्रेडियंट जिसको हम बोल रहे हैं माइनस n2। तो फिर से देख लीजिए, एक अप ग्रेडियंट है और एक डाउन ग्रेडियंट है, ये दोनों मिलके एक समिट कर्व बना रहे हैं। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो हमने इसको प्लॉट कर लिया है कि एक अप ग्रेडियंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक डाउन ग्रेडियंट है जो नीचे की तरफ आ रहा है। हमें क्या करना है, इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारा किस तरीके का ग्रेडियंट बना, समिट ग्रेडियंट, समिट टाइप ऑफ कर्व बना, क्योंकि इसका कॉन्वेक्स साइड अपवर्ड है एंड कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज फाइंड आउट करते हैं जो कहलाता है हमारा डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और एंड डेविएशन एंगल क्या होता है, तो जो हमारे दोनों ग्रेडियंट हैं उन दोनों ग्रेडियंट के बीच का जो मतलब जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा डेविएशन एंगल। तो अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करें डेविएशन एंगल, क्योंकि ये डेविएशन एंगल जब हम डिजाइन करेंगे तो उसमें हमें डेविएशन एंगल निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे, या तो जैसे मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ दिया ना हो, n1 एंड n2 की वैल्यू ना गिवन हो, सिर्फ हमको एक मतलब सेंटेंस में बोल रखा है कि अप ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है, डाउन एंड अप है, तो इसके कई तरीके के इससे बनते हैं अभी डायग्राम, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो उसमें से हमें डेविएशन एंगल को फाइंड आउट करना होगा। तो डेविएशन एंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हम पहले प्लॉट करेंगे उसको, और उसके बाद हम n की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या होगा, हमारे दोनों ग्रेडियंट के बीच का डिफरेंस होगा। हम इसको ये बोल सकते हैं कि n1 माइनस n2 है, डिफरेंस निकालिए, तो ये हो गया आपका n1 प्लस n2, ये हो गया हमारा उसका एल्जेब्रिक डिफरेंस। इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, एक समीकरण, ठीक है, कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड। अब हम इसका भी डेविएशन एंगल कैसे फाइंड आउट करें, तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n1 माइनस n2, ये हो गया हमारा डेविएशन एंगल। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पे। तो तीसरा कंडीशन हमसे ये कह रहा है कि एक हमारे पास अप ग्रेडियंट है, अप ग्रेडियंट है, तो अप है तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव n1 एंड उसके बाद हमारे पास फ्लैट ग्रेडियंट है। फ्लैट ग्रेडियंट का मतलब ये वैल्यू हो गई हमारी n2 की क्या हो गई, 0। फ्लैट ग्रेडियंट है तो उसके बाद अब हम इसको मिला लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया, ये वैल्यू हो गई इसकी n2, ये n हो गया हमारा क्या, n1। ठीक है, माइनस 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हम कर सकते हैं पॉजिटिव n1 प्लस n1 होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस हो गया। देन आ जाते हैं हम फोर्थ केस पे। फोर्थ केस ये है कि एक हमारे पास फ्लैट ग्रेडियंट है, फ्लैट, तो एज यूजुअल जैसा भी हमने बताया था कि ये n1 आपका क्या हो गया, 0, फ्लैट ग्रेडियंट है।
एंड देन हमारे पास एक डाउन ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है यानी ये हो गया आपका -n2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या हमारा समिट कर्व, क्योंकि कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड। अब इसमें भी हम डेविएशन एंगल फाइंड आउट करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा n0 माइनस n2, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा n2 के बराबर, यानी n = n2, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। देन एक और है हमारे पास कंडीशन कि एक हमारे पास डाउन ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है, ठीक है। एंड अनदर एक डाउन ग्रेडियंट है, फिर डाउन ग्रेडियंट, यानी ये हो गया आपका -n1 एंड देन ये हो गया आपका -n2, ठीक है। -n1 एंड -n2। अब हम क्या करते हैं, इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है, ओके। इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से अगर मिला देंगे, यहाँ पर फिर हम एक डेविएशन एंगल निकाल देते हैं। तो ये हमारा डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो -n1 -n2, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी n2 -n1। ये हो गया हमारा एक डेविएशन एंगल। तो ये हमारे पूरे 5 तरीके के केस बन रहे हैं समिट कर्व में कि कब कब हमारे समिट कर्व की पॉसिबिलिटी बनती है। तो पॉसिबिलिटी कब कब बनेगी ये देख लीजिए, आपके इतने क्लासिफिकेशंस हैं जो हमारे समिट कर्व फॉर्म करते हैं। पहले तो हम अप एंड डाउन ग्रेडियंट की प्लॉटिंग को, अप ग्रेडियंट है तो कैसे मिलाएंगे, डाउन ग्रेडियंट है तो कैसे मिलाएंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखें कि इसमें कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड, जितनी भी आपकी सिचुएशन बन रहा है कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, तो वो आपके क्या कहलाएगी, समिट कर्व, ठीक है। तो ये 5 तरीके के हमारे क्लासिफिकेशंस हैं जो पॉसिबिलिटी हमारी फॉर्म करती है समिट कर्व बनने की, ठीक। अब हमें इसमें फर्दर क्या करना होगा कि लेंथ ऑफ द समिट कर्व हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो जब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो मतलब अब हमें डिजाइनिंग ऑफ द समिट कर्व पढ़ना है। तो पहले आप इसको डायग्राम को बना लीजिए, देन हम डिजाइनिंग पर आते हैं। अब आ जाते हैं हम पहले तो इसको देख लें कि स्क्वायर, सॉरी, जो समिट कर्व होता है हमारा, समिट कर्व में कौन कौन से हमारे जैसे हमने जितने भी अभी सिचुएशंस बनाई हैं कौन कौन से उस पर फॉर्म हो रहा है समिट कर्व। एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो कौन सा शेप हमारा समिट कर्व के लिए सूटेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट राइडिंग क्वालिटी अगर हम देखें और कंफर्ट के हिसाब से भी देते हैं तो स्क्वायर पैराबोला ऐसा शेप है कि स्क्वायर पैराबोला में हमें बेस्ट राइडिंग क्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। एंड इसके अलावा एक तो राइडिंग क्वालिटी अच्छी होने की वजह से कंफर्ट, ठीक है, बेस्ट राइडिंग, कंफर्ट एंड सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन। तो ये हमारा स्क्वायर पैराबोला का
मेन एडवांटेज होता है। इस वजह से हम जो भी शेप अडॉप्ट करते हैं वो मोस्टली हम स्क्वायर पैराबोला समिट कर्व जो है वो बनाते हैं, ठीक है। एक और बात है इसमें कंफर्ट क्यों आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए आपकी व्हीकल इस कर्व पे ट्रैवल कर रही है, जो भी हमारा स्क्वायर पैराबोला है, तो ये व्हीकल है और व्हीकल में जो नीचे इसका सेल्फ वेट लगेगा, ठीक है, ये वेट लगता है और इस वेट को बैलेंस करने के लिए इधर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा एक तरीके से सर्कुलर कर्व की तरह फॉर्म हो रहा है, तो सर्कुलर में हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। ये जो हमारा वेट होता है उसको बैलेंस करने के लिए हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड जो है वो एक्ट कर रहा है और ये जो हमारा वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी बनी रहती है और स्टेबिलिटी बनने से हमें कंफर्ट की सिचुएशन लगती है, जर्किंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारी वजह है कि समिट कर्व पे हमारा राइड जो होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल एंड बेस्ट राइडिंग क्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक। अब हम आ जाते हैं कि समिट कर्व में जब हम लेंथ को डिजाइन करेंगे तो किन किन बेसिस पे करेंगे लेंथ डिजाइन। आ जाते हैं हम लेंथ ऑफ द समिट कर्व पे। लेंथ ऑफ समिट कर्व, लेंथ ऑफ समिट कर्व, तो सबसे पहला तो इसमें केस 1 है हमारे पास, इफ L is greater than SSD then the value of L is ns square upon 2 into under root h plus under root small h का square, where capital H is height of the vehicle and small h is height of the object, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो हमारा हाइट ऑफ द व्हीकल होगा वो होगा 1.2 मीटर पे एटलीस्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट 0.15 मीटर पे। ये फॉर्मूला हमारे पास जो निकल के आता है सॉल्व करने को वो आ जाता है ns स्क्वायर अपॉन 4.4। यही फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला है लेंथ को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब इसी में अगर इफ L is greater than OSD, overtaking side distance, the formula is N is equals to NS square upon 9.6 एंड हम इसी में लेंगे केस 2, ये हमारा केस 1 है। केस 2 जब हम लेंगे, if L is less than SSD then L is 2S minus 4.4 upon N, and if L is less than OSD then L is equal to 2S minus 9.6 अपॉन N। देखिए सबसे पहले तो जब हम लेंथ ऑफ द समिट कर्व कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ ऑफ द समिट कर्व निकालने के लिए हमको यहाँ पर अगर एक तरीके से बोले तो हमें हिट एंड ट्रायल प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। तो दो तरीके के केसेस बनते हैं हमारे पास। फर्स्ट केस जो है वो कंडीशन है हमारे पास कि इफ L इज ग्रेटर देन SSD, L क्या है, L इज लेंथ ऑफ द समिट कर्व एंड SSD आपका क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो हम ये पहले ही अज्यूम करके चलते हैं कि इफ L इज ग्रेटर देन SSD, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी तब हम क्या करेंगे कि केस 2 पर आएंगे, ठीक है। तो पहले हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इस चीज़ को हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको करना क्या है कि जब हम लेंथ ऑफ द समिट कर्व निकालते हैं तो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, पहले से प्री अजम्पशन मान के चलेंगे कि L इज ग्रेटर देन SSD, ठीक है। हमें L की वैल्यू नहीं पता है, L की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं और बाद में हम कंडीशन को चेक करेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम केस 2 वाले पर आएंगे, ठीक। तो हम पहले से प्री अजम्पशन मान लेंगे कि L इज ग्रेटर देन SSD। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है L इज इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट कैपिटल H का स्क्वायर प्लस स्मॉल h का, मतलब कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल H है वो हमारा बोल रहा है हाइट ऑफ द व्हीकल एंड स्मॉल h जो है वो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम जो केस 1 है L इज ग्रेटर देन SSD, इसके लिए हम क्या मानते हैं
कि जो हाइट ऑफ द व्हीकल है वो 1.2 है एंड ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 0.15 है। ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे और फाइनल फार्मूला निकालेंगे तो फार्मूला आ जाएगा हमारा L = n² / 4.4। तो हमें डायरेक्ट जब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सीधे हम यही वाला फार्मूला रख के अप्लाई कर लेंगे। ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी को इसमें ये वैल्यूज रख के ही ये फार्मूला आया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें करना क्या है, पहले L इज ग्रेटर देन SSD मानेंगे एंड L का फॉर्मूला क्या लगाएंगे n² / 4.4, जहाँ पे n क्या है, डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल जो अभी हमने इससे पहले निकाला था कई सारे केसेस बना के, उसी तरीके से हम उसमें फाइंड आउट करेंगे डेविएशन एंगल। तो कैपिटल हो गया आपका n हो गया डेविएशन एंगल, s हो गया हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, 4.4 हमारा कांस्टेंट ही है, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी लेंथ की वैल्यू, ठीक है। SSD की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तो हम जैसे SSD की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे VT + V² / 2GF, जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो उस तरीके से हमें निकालना होगा। तो अगर उस तरीके से भी निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें V की वैल्यू उसमें बस पता करनी रहेगी और वो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपको दिया रहेगा जिससे आप L की वैल्यू को फाइंड आउट कर सको। अब हम जब यहाँ पर L की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम ये चीज़, यहाँ पर हमें L की वैल्यू मिल जाएगी तो हम ये देख लेंगे कि L मतलब ये कंडीशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात। अब आता है कि अगर हमारा ओवर लेंथ ऑफ द समिट कर्व अगर OSD से भी ज़्यादा है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L = ns² / 9.6। n वही हमारा डेविएशन एंगल है, s इज जो हमको OSD दिया रहेगा वो अपॉन 9.6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रख के हम यहाँ से भी L की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये कंडीशन दोनों हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, केस 2 पर आएंगे और केस 2 पे हम क्या मान लिए कि इफ L इज लेस देन SSD। तो इफ L इज लेस देन SSD तो फॉर्मूला क्या है, L = 2s - 4.4/n, ठीक है। 2s - 4.4/n, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एंड इफ L इज लेस देन OSD देन फॉर्मूला इज L = 2s - 9.6/n। तो ये चारों फॉर्मूलाज हमको याद रखने पड़ेंगे, इफ L इज ग्रेटर देन SSD एंड OSD एंड इफ L इज लेस देन SSD एंड OSD, और तब हम इससे हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द समिट कर्व निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिजाइनिंग की बात। अब कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क। थैंक यू सो मच।